हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वापस आ गए हैं हमारे जो सीरीज शुरू की थी हमने प्रीलिम्स का क्वेश्चन GS1 पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए। कल तक हमने जो पॉलिटी के थे तीन पार्ट्स में हमने जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, ज्योग्राफी का भी GS पेपर 1 में क्या है 15 से 17 क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं। तो एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हमारे लिए सब पढ़ने के लिए। तो इस बार जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था GS इसमें ज्योग्राफी का वो था हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। और सेकंड स्टेटमेंट है नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेड सी है कहाँ। ठीक है, यानी वर्ल्ड मैप और जो इंडियन मैप है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं मैप रिलेटेड आते रहते हैं। ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ है उसके रिगार्डिंग कुछ आ गया, या पहाड़ों के रिगार्डिंग कुछ आ गया, या कंट्रीज के रिगार्डिंग। तो आज भी हम देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा रेड सी है वो है कहाँ, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि आगे क्या है। तो सबसे पहले ये हमारे पास वर्ल्ड मैप हो गया। ठीक है, तो इसमें एक बार इसका साइज इंक्रीज कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें रेड सी कहाँ है? रेड सी हमारे पास हो गया ये जो एशिया और अफ्रीका के बीच में छोटा सा जो वाटर बॉडी है ये हमारा रेड सी है। ठीक है, रेड सी के बारे में हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो कोई भी बॉडी है अगर हम उसको फेंकेंगे या तैरने के लिए जाएगा कोई भी इंसान, तो यहाँ वो डूब नहीं सकता। ना डूबने का कारण क्या है कि यहाँ पे जो नमक की मात्रा है, सोल्ट कंटेंट है जो इस रेड सी का, वो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने का रीजन इस क्वेश्चन में भी हम समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में हमें पता है कि क्या है, बहुत सारा रेगिस्तान है। और इसी तरह जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा का, वो भी अफ्रीका के इस एरिया में है। ठीक है, तो डेजर्ट होने का रीजन क्या है? डेजर्ट होने का रीजन यही है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन है वो बहुत कम है। प्रेसिपिटेशन मतलब कि वहाँ पे रेनफॉल है या स्नोफॉल है जो भी है, यानी जितना भी पानी इवेपोरेट होके जाता है क्लाउड की फॉर्मेशन में ऊपर आसमान में, वहां से वापस किस फॉर्म में आ रहा है वो होगा हमारा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था कि रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे जो क्या है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि वहां पे रेनफॉल क्या है कभी कभार होती है, साल में एक बार हो जाए, 2 बार, या फिर पूरा साल ही रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या वहां पे जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ही कम अमाउंट में है। सेकंड, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिवर जो है वो रेड सी में फॉल नहीं करती। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं जो यहाँ से ऐसे होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, कुछ रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में भी जाती हैं। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला गया कि कोई भी रिवर जो है रेड सी के अंदर फॉल नहीं होती। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ ठीक है। तो जो हमारा सोल्ट कंटेंट की जो हमने बात की थी रेड सी की, कि रेड सी में जो सोल्ट कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसका रीजन भी ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रीजन कैसे? जैसे हमें पता है प्रेसिपिटेशन, यानी कि अगर रेनफॉल होगी या स्नोफॉल है, कहीं पे स्नोफॉल मान सकते हैं, यहाँ पे रेनफॉल का जिक्र करेंगे। रेनफॉल जो है, रेनफॉल में जो वाटर होता है वो होता है प्योर फॉर्म में। ठीक है, अब सीधी सी बात यह है, जैसे हमने साइंस में भी कभी पढ़ा होगा कि मान लो कि हमारे पास ये कोई भी लिक्विड है, इसके अंदर हमने नमक मिला रखा है। ठीक है, नमक है, और इसके अंदर अगर हम फ्रेश वाटर ऐड करेंगे, यानी वाटर ही मान लेंगे, अगर इसे वाटर, ये हमारे पास हो गया H2O प्लस सोल्ट। ठीक है, यानी पानी के अंदर हमने नमक मिला रखा, और यहाँ हमारे पास हो गया
फ्रेश वाटर यानी कि यहाँ इसमें नमक के कंटेंट बहुत ही कम है या फिर है ही नहीं। तो अगर हम उसको इसके अंदर मिलाएंगे तो क्या होगा, वाटर की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सोल्ट क्या है उतने का उतना रह जाएगा। इसका मतलब जो डेंसिटी होगी सोल्ट की वो कम हो जाएगी, जो अमाउंट है पूरे के हिसाब से। उसी प्रकार से क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन हो नहीं रहा है इतना ज्यादा, प्योरेस्ट फॉर्म में वाटर जो है वो रेड सी के अंदर आ नहीं रहा है, इस वजह से जो है सोल्ट कंटेंट उसका ज्यादा रहता है। दूसरा रीजन कि कोई रिवर फॉल नहीं कर रही उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि रिवर भी आएगी तो रिवर अपने साथ क्या है ज्यादा साफ पानी लेके आएगी। समझ आया इस बात को अगर समझें तो, क्योंकि ये पानी जो है ऑलमोस्ट सारे साल अगर बात करें तो यहाँ से सिर्फ इवेपोरेशन होता रहता है पानी का, ठीक है, इवेपोरेशन तो होगा क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से हमारी पास होती है, ये इक्वेटर हो गया तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ने वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ से इवेपोरेशन तो होता रहता है, यानी कि पानी का अमाउंट तो हर साल कम होगा, लेकिन जो फ्रेश वाटर आएगा उसके अमाउंट जो है वो बहुत कम है। इस वजह से जो साल्ट का कंटेंट है यहाँ बहुत ज्यादा हो जाता है, और इस वजह यहाँ सॉल्ट कंटेंट की डेंसिटी ज्यादा, अमाउंट ज्यादा होने की वजह से क्या है कि अगर यहाँ कोई बंदा चला जाए, ठीक है, तैरने के लिए या फिर वैसे ही, तो वो यहाँ डूब नहीं सकता, ठीक है। ये हमारा रेड सी हो गया। और अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी यहाँ पर ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट बॉर्डर यानी कि जो सीमाएं हैं देशों की वो किन दो देशों के बीच में सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग देखो फिर से एक मैप का क्वेश्चन आ गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, कनाडा, साउथ एंड यूएसए, चिली एंड अर्जेंटीना, चाइना एंड इंडिया, कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। तो इसके लिए वापस एक बार क्या करते हैं, वापस हमारे पास वर्ल्ड मैप में जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो कंट्रीज हमारे पास कहाँ हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या है, कनाडा और यूएसए हमारे ये नॉर्थ अमेरिका में हो गई। दूसरा एग्जांपल था हमारे पास चिली एक लंबा सा देश है यहाँ पे साउथ अमेरिका में, और साथ में ये हो गया हमारा अर्जेंटीना। थर्ड क्वेश्चन में दे दिया इन्होंने इंडिया और चाइना को, और फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हो गया कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो अगर हम देखें तो रशिया हमारा सबसे बड़ा देश होगा, नंबर 1 जो है एरिया के हिसाब से। यहाँ पे कनाडा हमारे पास 2, यूएसए नंबर 3 पर, चाइना हमारे पास नंबर 4 पर, ठीक है। ब्राजील यहाँ हमारे पास नंबर 5 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 6, इंडिया नंबर 7 और यहाँ पे अर्जेंटीना नंबर 8, और नंबर 9 जो जिसकी हम बात करेंगे वो कजाकिस्तान। यानी सब जितने भी देश हमें दे रखे हैं वो टॉप 10 जो एरिया वाइज कंट्रीज हैं वर्ल्ड की उसके अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने बात किस बारे में की है, इन्होंने बात की है लेंथ ऑफ बॉर्डर्स, ठीक है, कि किन दो देशों के बीच में जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। अगर ऑप्शन वाइज भी अगर हम जाएं तो देखेंगे हम यहाँ पे ये आ गया हमारा मैप वापिस से। सबसे पहले यहाँ तो हम देख रहे हैं कि रशिया और कजाकिस्तान की बॉर्डर ये है। दूसरा इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो है ज्यादा बॉर्डर है ही नहीं, क्योंकि बीच में नेपाल है, भूटान है, ये देश पड़ जाते हैं। तो यहाँ इनका जो बॉर्डर है वो काफी छोटा है इसके मुकाबले। थर्ड जो दे रखा है, थर्ड केस जो है ये चिली बड़ा ही लंबा देश है, तो इनकी हमें लग सकता है कि सबसे बड़ा बॉर्डर इनका है, लेकिन अगर हम बाय एरिया देखें तो एरिया इनका ही बहुत ज्यादा बड़ा है। और इनके बॉर्डर के बारे में अगर बात करें तो इनके बॉर्डर में हमें एक बात जो खास ध्यान रखनी पड़ती है वो ये है कि एक बॉर्डर तो इनका हो गया ये, ठीक है, पहली बात तो ये दूसरे और तीसरे नंबर के देश हैं, तो इनका जो ये बॉर्डर है ये बॉर्डर भी काफी बड़ा है। लेकिन दूसरी जो खास बात हमें यहाँ ध्यान देने लायक है यहाँ पे हमारे लिए
वो है ये, कि ये बॉर्डर भी जो है वो भी यूएसए और कनाडा के बीच का ही है। ये हमारा कनाडा है, ये हमारा यूएसए है, और जो ये है ये पार्ट है अलास्का। जो अलास्का जो है वो भी एक यूएस की ही स्टेट है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये बॉर्डर भी इन दोनों के बीच का हो गया और ये भी। तो इस हिसाब से जो सबसे बड़ा बॉर्डर हमारे पास यहाँ दुनिया में प्रेजेंट है वो किन दो देशों के बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में। इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो दो क्वेश्चन आए दोनों मैप रिलेटेड आए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास 3 स्टेटमेंट दे दी हैं और इन्होंने पूछ लिया कि किस टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो ज्योग्राफी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कोपन हमारे हैं, उन्होंने क्या किया है कि जितने भी क्लाइमेट हैं वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के, उनको क्या है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग उनकी एक क्लासिफिकेशन कर दी है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन जिसको समझना बहुत ही जरूरी है और एक क्वेश्चन हर साल या हर दूसरे साल हमारे पास हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो लो है, यानी कि टेम्परेचर की जो रेंज है वो लो है, यानी कि ये नहीं है कि सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया, गर्मियों में बहुत ज्यादा हाई चला गया, यानी कि गर्मियों के समय भी और सर्दी के समय भी जो टेम्परेचर वो एक समान सा ही रहता है, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते। दूसरा प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल या फिर स्नोफॉल जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहती है, यानी साल भर होती रहती है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर रेनफॉल जो है वो साल भर हो रही है तो किस प्रकार का एरिया होगा, वो एरिया होगा। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो इस एरिया में जो हमारा कोस्टल एरिया होगा, कोस्टल एरिया में साल भर बारिश होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन यही है कि यहाँ से इवेपोरेशन होता रहेगा और यहाँ प्रेसिपिटेशन, यानी कि सेकंड पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि वो कोई कोस्टल एरिया हो सकता है। और फिर प्रेसिपिटेशन का इन्होंने क्या दे दिया, एक रेंज दे दी कि इतनी प्रेसिपिटेशन साल भर में वहां होती रहती है, यानी इतनी बारिश होती रहती है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो गया हमारा मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास डी होगा। अगर कोपन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये उन्होंने एक क्लासिफिकेशन करके दिया था। ठीक है, इन्होंने कैसे किया था, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। मेनली क्या कि वो क्या करते हैं, यहाँ देखें तो हम जितना जो भी क्लाइमेट है उनको 2 लेटर या 3 लेटर के उसमें डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो देखो कहीं पे आपको 2 लेटर दिखेंगे, कहीं पे 3, तो ये आखिर में है क्या, सबसे पहला फर्स्ट लेटर जो होगा वो होगा A B C D E या फिर H कैपिटल में। ये क्या है, जितने भी मेजर क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे फर्स्ट लेटर से। जैसे A, यहाँ पे B है, यहाँ पे C हो गया, D, E और H। ठीक है, ये हो गया हमारे मेजर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ठीक है, दूसरा लेटर जो होगा हमारे पास, फर्स्ट लेटर तो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा जो लेटर होगा हमारे पास यहाँ पे F है, M है, जो सेकंड लेटर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा प्रेसिपिटेशन को, कि वहां पर बारिश कितनी हो रही है, बारिश या फिर रेनफॉल कितनी हो रही है, किस अमाउंट में, उस हिसाब से उनको बांट दिया गया है। ठीक है, और जो थर्ड लेटर होगा हमारा, थर्ड लेटर जो होगा वो करेगा अमाउंट ऑफ हीट, या बेसिकली बात करें तो टेम्परेचर के हिसाब से, कि टेम्परेचर अगर वहां ज्यादा है तो उसके लिए समर वाला एरिया हो गया, अगर कम है तो उसके लिए विंटर वाले जो भी लेटर्स हैं वो यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो कोपन का क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार होगा। जैसे अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो जो हमारा था इस केस में आ गया C, F और B वाला, ये जो क्लासिफिकेशन इस क्वेश्चन में हमें दी गई है। ठीक है, C वाला क्या है,
सबसे पहली बात क्या है, एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। दूसरे में प्रेसिपिटेशन क्या है, इन्होंने थ्रू आउट द ईयर दे दिया। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, उसकी रेंज भी बता दी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कोपन का क्लासिफिकेशन है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अच्छे से समझने लायक टॉपिक है, जिसको हम आगे कभी एक पर्टिकुलरली सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पे एक साइंटिफिक टर्म कह लो या फिर ज्योग्राफिकल टर्म का यूज किया गया है, तो इसके बारे में सबसे पहले बताना चाहिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके रिगार्डिंग हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, कि जैसे ही विंड की स्पीड इंक्रीज होगी उसी हिसाब से जो कोरियोलिस फोर्स है हमारी वो इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा क्या है, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इट इज एब्सेंट एट इक्वेटर। तो ये कह रहा है कि पोल्स पे तो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इक्वेटर पे ये है ही नहीं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कोरियोलिस फोर्स हमारे पास आखिर है क्या। अब देखेंगे, जैसे हमारे पास ये अर्थ हो गई, ठीक है, अर्थ का केस अगर हम लेंगे तो हमें पता है कि ये रोटेट करती रहती है इस डायरेक्शन में, यानी वेस्ट टू ईस्ट इसकी रोटेशन चलती रहती है, ठीक है। और इसके पास एक एक्सिस अपना, यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सिस यहाँ पे ऐसे हो जाएगा हमारा, ठीक है। या फिर एक अलग से छोटा सा बना ही लेते हैं साथ में, शेप हो गया हमारे पास 3D। मान लो ये हमारी अर्थ हो गई, इसको थोड़ा क्या करेंगे हम, टिल्ट करवा देंगे, ये हमारे पास टिल्टिंग हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अर्थ की एक्सिस, इसका जो रोटेशन होगा वो होगा हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या है कि जो इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर पे अगर कोई प्लेस है तो उसको क्या है, ज्यादा रोटेशन करनी पड़ रही है अपनी एक्सिस पे, और जो पोल के पास है उसके पास क्या है, उसको कम रोटेशन करनी पड़ रही है। सीधी सी बात है, क्योंकि पोल्स पर एरिया छोटा है तो रोटेशन तो अब अर्थ साथ में ही करेगी पूरी की पूरी, ठीक है। इसको भी 24 घंटे लग रहे हैं, इस पॉइंट को भी 24 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे वापस आने के लिए, इस पॉइंट को भी 24 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे वापस आने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि क्योंकि इक्वेटर पे अर्थ ज्यादा, जो इसका एरिया है वो ज्यादा है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। या फिर ये कहें कि यहाँ पर जो है इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। इसके पास भी 24 घंटे हैं, इसके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन इसको जो एरिया है ज्यादा कवर करना है, इसको एरिया कम कवर करना है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो थोड़ा स्लोली ट्रेवल करेगा। और इसी जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वजह से क्या है, ये कोरियोलिस इफेक्ट जो है ये जन्म लेता है। वो कैसे होगा, ठीक है, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे अब क्या है कि अब इस केस में क्या होता है, ये पॉइंट क्योंकि जल्दी ट्रेवल करता है और ये पॉइंट जो है स्लोली ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में क्या है कि अगर मान लो कि कोई पॉइंट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, ठीक है, कोई या एरोप्लेन या फिर कोई भी चीज है वो इस तरफ जाएगी, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो स्पीड थी वो अब अर्थ के साथ साथ अगर कोई वस्तु है वो भी घूम रही है उसी स्पीड पे, तो जो स्पीड यहाँ पे अर्थ की होगी वही स्पीड उस ऑब्जेक्ट की होगी, ठीक है। तो अब जैसे ही वो उड़ा है तो क्या है, मान लो एरोप्लेन की अगर हम बात करें, तो जैसे ही एरोप्लेन यहाँ से उड़ गया, हमने उसको इक्वेटर की तरफ भेज दिया है, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा है, अर्थ यहाँ पर तो अर्थ के साथ साथ है, यहाँ की अर्थ की मान लो अगर x है, ठीक है, तो उसकी भी x हो गई, लेकिन यहाँ पे अर्थ की क्या है, थोड़ी बहुत कम है, लेकिन उसकी उसी हिसाब से अगर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, वो अर्थ के मुकाबले क्या है, थोड़े आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये होता है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। ऐसे ही अगर साउथ में अगर हम बात करेंगे, तो साउथ की तरफ अगर भेजेंगे तो
इस केस में भी क्या होगा, जो भी एरोप्लेन हमारा वो अर्थ का जो पोल है हमने भेजा था उसको डायरेक्ट पोल पे जाने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसकी अर्थ की रोटेशन की स्पीड कम है तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा आगे निकल जाएगा इससे, ठीक है। और इसका उल्टा अगर हम कर दें कि कोई चीज यहाँ पर है वो इक्वेटर पे आना चाह रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे कोई चीज है वो इक्वेटर पे आने चाह रही है, ठीक है, तो हम भेजेंगे उसको डायरेक्ट यहाँ पर कि सीधा इक्वेटर के ऊपर चली जाए, लेकिन क्योंकि इक्वेटर पे आते आते अर्थ की स्पीड ज्यादा हो जाती है, उसकी स्पीड कम ही रह जाती है, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वेटर पे ना जाके जाएगा इक्वेटर पे, लेकिन जिस पॉइंट पे जाना चाहिए था उससे थोड़ा बहुत पीछे चला जाएगा। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, जाना इसको यहाँ था लेकिन अर्थ की स्पीड इंक्रीज होने की वजह से वो चला जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये होता है हमारा कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। तो अगर बाय क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो सीधी सी बात है कि विंड वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी, विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो उसी हिसाब से जो फोर्स लगेगा ये बड़ा, जिस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है पीछे आगे जा रहा है, तो वो भी उस पर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स भी ज्यादा लगने लग जाएगा। तो इस हिसाब से जो होगा हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, तो ये बात भी हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गई। वो कैसे कि क्योंकि अर्थ की जो मैक्सिमम स्पीड है मूवमेंट की वो इक्वेटर पर ही है, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर जो फोर्स लगनी होगी वो फोर्स तो लग ही नहीं पाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ डिफरेंस सबसे ज्यादा है इक्वेटर पोल्स के ऊपर, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स लगेगी हमारे पास सबसे ज्यादा अमाउंट में। तो इस तरीके से जो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो हमें दी गई है वो दोनों ठीक है, और कोई इस संदर्भ में ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, ऑन जून 21 कल की बात है, ठीक है, अभी अभी आया था जून 21, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस, तो लैटिट्यूड्स के रिगार्डिंग हमें दिया गया है कि एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, ठीक है, तो ये बोला गया कि इन चार, ये हमारे पास जो चार हमारे पास पांच मेन लैटिट्यूड्स होते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, और एक लास्ट जो बचता हुआ गया एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ये पांच मेन हमारे पास लैटिट्यूड्स होगी, उनमें से चार हमें दे दी गई है और पूछा गया कि इनमें से किसके ऊपर जो सनलाइट होगी वो होगी मोर देन 12 आवर्स के लिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पांच हमारे पास मेन लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से और कहाँ हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और अर्थ बना लेंगे, इस बार थोड़ी बड़ी बना ली है, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ हो गई, इसको वापस थोड़ा सा टिल्ट कर दें क्योंकि हमें पता है वो 23.5 डिग्री पर हमारी अर्थ टिल्ट करती है, तो ये अर्थ मान ली हमने हमारी, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात जो सेंटर में होगी ये तो हमारी हो गई इक्वेटर, ठीक है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है। इनमें से दो जो बाकी दो हैं, दो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो बाकी दो हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। एक तो हमें पता है कि इंडिया से ही पास होती है, किन किन स्टेट से पास होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिख के बताएं हमें, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, कि किन किन स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में पास होती है, ठीक है। तो एक बार उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। मान लो यहां से हमारे पास ऐसे हो जाएगा, एक हमने यहां से मान लिया, और इसी तरीके से क्या है साउथ में आ जाएगा, ठीक है। हमें वो बताना चाहिए कि किस लैटिट्यूड के ऊपर है 23.5 डिग्री, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये हो गया नॉर्थ में। ये आ गया हमारा 66.5 डिग्री, ये भी नॉर्थ में। ये हमारे पास आ गया 0 डिग्री, इक्वेटर हमारी 0 डिग्री के ऊपर है। 23.5 डिग्री ये साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है, और 66.5 डिग्री साउथ। ये तो ये हो गए हमारे भी ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, ठीक है, और इसके ठीक अपोजिट में सदर्न हेमिस्फीयर में आ गए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये हमारी आर्कटिक सर्कल है और यहां पर हमारी हो गई एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये 5 हमारी मेन लैटिट्यूड्स हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कि सन के प्रोस्पेक्टिव में हमें लेना होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया तो क्या करते हैं, अब एक साथ में एक सन बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी रेज हो, कौन कौन सी लैटिट्यूड्स होगी जिन पर 12 घंटे से ज्यादा हमारे पास सनलाइट अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इसको हमने बना लिया। अब इसको थोड़ा ये हमारी अर्थ यहां पर, अब एक और 3D बना लेंगे शेप, ठीक है। तो ये हमारे पास सनलाइट सन हो गया, ठीक है। सन रेज जो हैं ये धरती के ऊपर आ रही हैं, ठीक है। तो 21 जनवरी के टाइम जैसे हमें पता होता है क्या होता है कि जो सन है वो हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, इसके ऊपर होता है, ठीक है। क्योंकि सन जो है, क्योंकि अर्थ जो है हमारे पास ऐसे, अरे ये रहेगा, ये हम डिस्कस कर लेंगे एक बार कि जैसे अर्थ हमारा और सन के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और साथ में क्या है वो थोड़ा बहुत टिल्ट है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, अगर हम बात करें यहां पर एक अर्थ हमारा यहां मान लिया हमने, ठीक है, और एक अर्थ को अगर हम रख लें यहां पर इस तरह, दोनों में हमने इसको क्या है 23.5 डिग्री ये हमारे 23.5 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अगर हम देखेंगे तो एक टाइम पर क्या है, एक टाइम पर तो सनलाइट जो है वो आर्कटिक यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ रही है। दूसरे एरिया में क्या है, दूसरे एरिया में क्या है, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पे क्या हो गई विंटर्स, यहाँ इनके पास हो गई समर, यहाँ पर समर है और यहाँ पर विंटर आ गई। तो जैसे हमें पता है कि 21 जून के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम रहता है, तो यानी क्या है कि सनलाइट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी केस में उस टाइम पे सनलाइट जो है कंप्लीटली 23.5 डिग्री पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर होती है 21 जनवरी को, सॉरी 21 जून को। और इसी वजह से क्या है कि हमें जो है पूरे साल का सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है। दिन का सबसे लंबा दिन का मतलब ये है कि उस दिन जो है सनलाइट होती है वो मैक्सिमम मिलती है हमें, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए मिलती है, ठीक है। तो जैसे अभी देख रहे होगे दिन बहुत ही लंबे हैं, रातें छोटी होती हैं, उसका रीजन क्या है, यही है कि सनलाइट जो है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन पर वापस आए तो हमें आंसर शायद यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सर पहली बात तो यह है कि ऑप्शन अगर हम देखें या तो ओनली 1 है या तो ओनली 2 है या 3 and 4 और 2 and 4 है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इक्वेटर का जैसे हमें पता होता है कि इक्वेटर पर मोस्टली 12 घंटे ही सनलाइट रहती है, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जो इक्वेटर है इक्वेटर पे सनलाइट सबसे ज्यादा होती है इक्विनॉक्स पे टाइम पे। इक्विनॉक्स के टाइम पे क्या होता है, जब दिन और रात बराबर होती है उस टाइम पे क्या है, उस टाइम के ऊपर सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। जैसे समर आती है, समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर ज्यादा फोकस हो गया सन का, और विंटर के टाइम पर
अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ गई तो उस टाइम पर समर आ जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में, और उस टाइम पे जो सन का फोकस ज्यादा होगा वो होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, 21 जून की अगर बात करें, ठीक है, तो इक्वेटर हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो सनलाइट है वो 12 घंटे से ज्यादा, कम से कम 15 घंटे के आसपास रहती है। ठीक है, उस दिन के ऊपर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसे हमने देखा था, हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, अगर हम देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारे पास गलत। ठीक है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज्यादा होते नहीं वहां पर। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों के टाइम पे रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, उसी प्रकार जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का टाइम है तो उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, रातें लंबी होंगी और दिन हो जाएंगे छोटे। इस वजह से थर्ड ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है कि क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन कि सिर्फ सेकंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सनलाइट ज्यादा है या फिर आर्कटिक सर्कल के ऊपर भी ज्यादा पड़ती है। तो आपने जैसे सुना होगा कि जो कुछ एरियाज हैं अर्थ के जो इस एरिया में पड़ते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, 12 घंटे दिन रहता है, 12 घंटे रात होती है। ठीक है, ऐसा नहीं, वहां क्या होता है कि 6 महीने तो सनलाइट रहती है और 6 महीने सनलाइट नहीं होती। वो किस प्रकार डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस तरफ, जो कौन सा पार्ट है अर्थ का वो सनलाइट सन के तरफ है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो सन है उसका फोकस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा है, तो इस एरिया में क्या होगा, 6 महीने सनलाइट रहेगी। और जो ये एरिया होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, इसमें क्या है 24 घंटे क्या है, रात ही रहेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो इस वाले पार्ट को तो 6 महीने सनलाइट मिलती रहेगी, लेकिन यहाँ वाले पार्ट को ज्यादा सनलाइट नहीं मिलती। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर भी इस पर्टिकुलर दिन तो वहां पर भी 12 घंटे से ज्यादा, करीब 13 घंटे तक सनलाइट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे सोचने वाले लायक बात थी वो थी कि क्या आर्कटिक सर्कल पर भी उस दिन 12 घंटे से सनलाइट ज्यादा रहती है या नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ यस आ गया है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप जो भी हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं या आप अच्छे से समझ पा रहे हो, रेगुलरली देख रहे हो, और जितने भी इसका क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करो और समझते रहें, और क्या है इससे क्या है आपका ही नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।